इसी मैथ के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इस बात का भी आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी किस स्तर की हो चुकी है और हमें कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है कि 0.36, 1.2 और 4.8 का एलसीएम ज्ञात करना है। अब बताइए, जो भी पॉइंट के यानी कि दशमलव संख्याओं के एलसीएम हमको अगर ज्ञात करने होते हैं तो उसके लिए हम आपको एलसीएम के चैप्टर में पहले भी बता चुके हैं। हालांकि यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में जब ये बदलेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा 36/100 और ये हो जाएगा हमारा 12/10। अगला हो जाएगा हमारा 48/10। अब बताइए, जब भिन्न में बदल चुके होते हैं तो फिर हमको क्या करना होता है। अगर हमको दी गई संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं कि इसका जो अंश होता है उसका हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं और जो हमारा हर होता है उसका हम क्या कर लेते हैं, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। यही अंश में दिया हुआ है 36, 12 और 48, तो इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। हर में दिया हुआ है 100, 10 और 10, इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा हमारा 12 बार जाएगा, क्योंकि ये तीनों संख्याएं 12 से डिवाइड हो जाएंगी। 12 तियां 36 और 12 एक बार, 12 चौक 48। अब कोई भी डिवाइड नहीं होगा तो ये हो जाएगा हमारा 12 तियां 36 और 36 चौका कितना, 144। तो ये हमारा अंश का एलसीएम हो जाएगा 144। तो ये बताइए, अंश का एलसीएम 144 हो गया। तो एचसीएफ ज्ञात करना हमें हर का, और हम जानते हैं कि एचसीएफ वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। तो वो ऐसा होता है कि जो सब संख्याओं से मतलब कि जिससे सब संख्याएं क्या है, पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 10 है। इससे जो है तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10। और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14.4 और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 3, 4 - x लेस देन आर इक्वल टू 4x + 5। इसमें जो लेस देन आर इक्वल टू दिया हुआ है इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो है जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन लेस देन और इक्वल टू उसको हम वैसे ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, इससे क्या है, चूंकि ब्रैकेट दिया हुआ है तो इससे इसी संख्या में भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और -3x और फिर क्या है, लेस देन और इक्वल टू ये हो जाएगा 4x और +5। अब x को एक साथ कर लेंगे तो 4x यहाँ है, 3x यहाँ है, मिलके ये हो जाएगा 7x इस साइड में और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ साइन रहेगा ही। तो 12 और इधर है और 5 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 एक बार डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 लेस देन आर इक्वल टू x। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही चीज है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करके सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो ये है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। रूट साइन 66 अपान कास 24 -2 कॉट 55 अपान tan 35। ये क्या होगा, साइन 66 कास 24 से डिवाइड हो जाएगा, काट 55 ये tan 35 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा √3 और -2। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी आसानी से आ कैसे गया, या आप सोच रहे होंगे ये साइन 66 जो है वो cos 24 से कैसे डिवाइड हो गया, ये काट 55 tan 35 से कैसे डिवाइड हो गया, या काट 55 tan 35 के इक्वल होता है क्या, या साइन 66 cos 24 के इक्वल होता है क्या। हाँ होता है। कैसे होता है, साइन 66 जो है ये इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 - 24 लिख सकते हैं कि नहीं, 66 को 90 - 24 लिख सकते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं कि साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा।
अब बताइए थीटा की जगह क्या है 24 है कि नहीं, तो ये यहां से क्लियर हो गया कि साइन 66 कॉस 24 के बराबर है, इसलिए ये यहां से डिवाइड हो गया। उसी तरीके से कॉट 55 tan 35 के भी बराबर होगा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण ए 90 अंश है। ठीक, ये कोण ए की वैल्यू कितना दे रहा है 90 डिग्री। आप दे रहा है कि यदि ए डी परपेंडिकुलर बी सी, यानी कि ये जो ए से डी पे डाला गया है ये कितना है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री। ठीक, अब जो है ये अब 90 डिग्री हो गया, तो कह रहा है कि इसमें से सही कथन ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस ए बी स्क्वायर को पूछ रहा है, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो ये फाइंड करने के लिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी क्या है हमारा कर्ण हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए डी का स्क्वायर और प्लस किसका बी डी का स्क्वायर। ठीक, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्लियर। अब आगे ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर की अगर बात करें, ये ए डी स्क्वायर की बात करें हम, अगर इस ए डी स्क्वायर की बात करें तो ये वैल्यू जो है इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है, यानी कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी इंटू डी सी, तो ये हो जाएगा बी डी इंटू डी सी, और प्लस यहाँ पे बी डी स्क्वायर ऑलरेडी है ही, और यहाँ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू में है ही। ठीक, ये इसका स्क्वायर जो होता है ये इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ये जो है सरसमीका है। तो अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा क्या, ए बी का स्क्वायर और इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ से बी डी, और बी डी क्या है कॉमन हो जाएगा, तो बी डी यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा डी सी और प्लस बी डी। ठीक, अब बताइए ये ए बी स्क्वायर जहाँ था वहीं पे है और बी डी जहाँ था वहीं पे है, डी सी प्लस बी डी यानी कि डी सी और प्लस बी डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा इनटू मल्टीप्लीकेशन में बी सी। ठीक, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा पे शेषफल 1 बचता है। अब बताइए जब भी इस तरीके की स्थिति बने कि प्रत्येक संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचे, तो हम क्या करते हैं एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं उन संख्याओं का एलसीएम फाइंड करते हैं, लेकिन कह रहा है कि शेषफल 1 बचता है, तो उसमें हम क्या करेंगे प्लस 1 कर देंगे। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब बताइए अगर हम एलसीएम फाइंड किया हमारा 3 अंक का आ गया या 2 अंक का आ गया, तो क्या करेंगे हम इसी एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तब तक करेंगे जब तक कि उतने अंकों की संख्या ना आ जाए, यानी कि हम मान लीजिए किसी संख्या से गुणा कर देंगे। तो हमको यही चीज फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, तो कितना आएगा हमारा एलसीएम। क्या होता है एलसीएम वह संख्या होती है जो हर संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, लेकिन अब जो है हम इसको यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार जाएगा, 2 1 बार, 2 दूना 4 और 2 3 6, बाकी 3 और यहाँ पे 5 और ये 7 जो है एक ऐसे रिमेन रहेंगे। अब बताइए कितने से डिवाइड होगा, ये 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो यहाँ 1 पहले से, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये 2 रिमेन रहेगा, ये 5 भी रिमेन रहेगा, ये 1 हो जाएगा और ये 7। अब देखिए कोई संख्या किसी से डिवाइड होगी नहीं होगी, तो यहीं पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 दूना 12 पंजे 60 और 6 सते 42, यानी कि 420। ये हमारा हो गया कितना एलसीएम। अब इसको इसी पे अप्लाई कर देंगे तो ये 420 हो जाएगा और प्लस 1, यानी कि ये 421 आएगा। ऐसे नॉर्मली अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन हमको क्या करना है कि 4 अंक की संख्या लानी है। अगर हम इसको 421 कर देंगे तो ये क्या होगा, ये 3 अंक की संख्या रह जाएगी। 2 से 2 बार करेंगे तो ये 840 के आसपास आ जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, ये 2 ही मतलब 3 ही अंक की संख्या रहेगी। जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हमारा होगा कितना
0 और 3 दूना 6, 3 चौक 1260 और प्लस 1, ये 4 अंक की हो गई, तो ये हो गया टोटल 1261। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 1261। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09, इसको सॉल्व करना है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बहुत कुछ नहीं करना है हमको, चूंकि हम स्टार्टिंग में ही पढ़े रहे होंगे कि जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी कि अगर हम इसका आधार 256 देख ही रहे हैं, सेम है, तो गुणा में जब घातें जोड़ेंगे 0.16 और 0.9 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, हो जाएगा कि नहीं। और इसका जो पावर है उसका जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, और 25 4 बार, यानी कि ये 1/4 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया 256 की पावर कितना, 1/4। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं कि नहीं, और ये हो जाएगा गुणे 1/4। ठीक, मीन्स पावर 1/4। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 8 और गुणे 1/4। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। सही आंसर हमारा हो जाएगा 4। कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 13 परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 का औसत 75 है। 7वां परिणाम क्या है? औसत के लगभग आज तक जो है ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं सब में औसत से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 13 परिणामों का औसत 70 है, इसमें दिया हुआ है सिंपल सा 13 परिणामों का अगर हम औसत की बात करें तो ये दिया हुआ है कितना, 70। अब बताइए अगर औसत 70 है तो इसका योग यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इसी का 13 और गुणे 70, और इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 सते 91 यानी कि 910। क्लियर। अब देखिए, अब यहां पे मेन पॉइंट ये है कि प्रथम 7 का औसत 65 है, यानी कि अगर हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसकी अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए इसको हम लिख दे रहे हैं, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब बताइए हमको कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ कि प्रथम 7 का औसत 65 है, यानी कि 1 से लेके कितना 7 तक, और अंतिम 7 का औसत 75 है, यानी कि यहां से 1 2 3 4 5 6 और फिर 7, इसका औसत दिया हुआ है 75 और इसका औसत दिया हुआ है कितना, 65। अब यहां पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये चीज आपको दिख रही होगी कि 7 को जो है वो 2 बार इंक्लूड किया गया है, प्रथम 7 में भी और अंतिम 7 में भी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसका टोटल फाइंड करेंगे तो टोटल क्या होगा, 7 का एक बार एक्स्ट्रा आएगा 7वीं संख्या का टोटल। ठीक, और वही 7वीं संख्या हमसे पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। जब हम स्टार्टिंग के 7 का टोटल ज्ञात करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाई 7, और ये लास्ट के 7 का टोटल ज्ञात करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 7, और इसका मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बचे 35, 5 हासिल 3 और 7 42 3 45 455 ये हो गया, और फिर ये 75 गुणे 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बचे 35, 5 हासिल 3 7 सत्ते 49 3 52 525 ये हो गया। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसमें 7 एक बार एक्स्ट्रा आएगा। ठीक, तो ये जो है इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 455 और प्लस 525 कितना आ जाएगा, 5 5 10 0 हासिल 1, और उसके बाद फिर 5 2 7 और 1 8, और ये हो गया 4 5 9, ये हो गया 980। अब बताइए इन 7 संख्याओं का योग कितना था, सॉरी 13 संख्याओं का योग कितना था, 910 था, और यहाँ पे 13 संख्याओं का योग जो है 910 आना चाहिए, लेकिन क्या है कि ये 7वीं संख्या 2 बार है, तो इसमें से इसको जो हम घटा लेंगे तो हमारी 7वीं संख्या की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 70। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ कि 50 मीटर का 30% कितना है, बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है। 50 मीटर का 30%, बीच बीच में आसान क्वेश्चन
भी दिया रहता है, लेकिन उसी के साथ साथ टफ क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 और 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 तियां 15, ये सही आंसर हो जाएगा कितना, 15। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि x का मान क्या होगा जिससे व्यंजक इतना और इतना बराबर हो जाए। बताइए, एक व्यंजक ये दिया हुआ है और दूसरा व्यंजक ये दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें x का मान ज्ञात करना है और ऐसा रखना है कि ये बराबर हो जाए। तो यहाँ से x का मान आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। इधर 14x है, इधर ये 8x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 8 गया, कितना हो गया, 6x इधर हो गया, ठीक। और ये 12 पहले से है और 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 12 6 18। सिंपली डिवाइड कर लेंगे तो 6 3 बार, x की वैल्यू कितनी आई, 3। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, कोण A 80 अंश है। बताइए, ये कोण A की वैल्यू दे रहा है कितना, 80 अंश, ये 80 अंश है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि कोण C का मान क्या होगा, इस कोण C का मान ज्ञात कर रहा है। और यहाँ ये दे रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज है, और हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज जो भी होता है उसके जो है समकोण का योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समकोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर ये कोण हमारा 80 अंश है तो ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा दोस्तों। तो 100 हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना दिया हुआ है, 1200 वर्ग मीटर, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट दिया हुआ है क्या, कि यदि उसकी लंबाई 40 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी दे रहा है, 40 मीटर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। बताइए, लंबाई अगर 40 मीटर दे रहा है तो लंबाई की जगह हम 40 लिख सकते हैं कि नहीं, चौड़ाई हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1200, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 एक बार और 40 3 बार, और ये हो जाएगा 0। यानी कि चौड़ाई की वैल्यू कितनी हो गई, 30। कितनी हो गई, 30। अब बताइए, हमसे पूछ क्या रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी कि L और बटे B की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा, लंबाई कितना है 40 और चौड़ाई कितना है 30। अनुपात ज्ञात करेंगे तो जो डिवाइड हो डिवाइड कर देते हैं, बाकी जो बचता है वही रेशियो हो जाता है, 4/3 सही अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक 16 मीटर लंबे और 13.5 मीटर चौड़े कमरे को, ये 16 मीटर लंबा है और कितना है, 13.5 मीटर चौड़ा है। इस कमरे को क्या करना है कि 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर के कितना 75 सेंटीमीटर चौड़े और 1 मीटर लंबा कारपेट से कवर करना है। यहाँ पे दोस्तों इसको जो है आप इस प्रकार से समझे कि कारपेट ना समझ के एक छोटा छोटा कारपेट यानी कि टाइल्स की तरह समझ लें, कि वो कारपेट जो है ऐसे छोटा छोटा है, टाइल्स टाइप का। तो बताइए, अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, टाइल्स का या कि इस कारपेट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे कारपेट की संख्या हो जाएगी। ये जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है, यानी कि कारपेट की संख्या हमको फाइंड करना है। तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल लिए और कारपेट का क्षेत्रफल निकाल लिए। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 16, चौड़ाई कितना है 13.5। तो ये हो गया 16 गुणे 13.5 हो गया, और बटे कारपेट का क्षेत्रफल कितना हो गया, कारपेट का क्षेत्रफल दिया है 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा है। कि यानी ये देखिए, एक यूनिट क्या मीटर में दिया हुआ है, दूसरी यूनिट क्या है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पे दोनों यूनिट मीटर में दिया हुआ है। तो हम नीचे को भी क्या करेंगे, मीटर में ही लिखेंगे। तो ये 75 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.75 मीटर और गुणे 1 मीटर, ठीक। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 है तो पहले से 16 ही रहेगा, ठीक। और 13.5 का दशमलव हटाएंगे तो ये 135 हो जाएगा, और नीचे 10 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिवाइड। और उसके बाद फिर 0.75 है, इसको जब 75 कर देंगे तो ये बटे 100 होगा। तो यहाँ पे जाके
गुणे 100 हो जाएगा, ठीक। और गुणे 1 ये है ही, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो ये जो है काट पीट लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 5 जो है 5 1 के 5 और ये पंजम 25 हो जाएगा, ठीक। अब जो है और यहाँ से है 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक। और ये 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 9 बार जाएगा, तो 9 दूना 18 और 18 गुणे 16 ये आ जाएगा कितना 288। अब ये इतना वर्ग मीटर आ गया। क्यों वर्ग मीटर नहीं, बल्कि क्या, ये कारपेट की संख्या है। अब बताइए इसमें हमको 288 कारपेट लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 288 कारपेट। और हमें दिया हुआ है कि एक कारपेट का रेट कितना है? एक कारपेट का रेट कितना है? 15 रुपए, ठीक। अब बताइए एक कारपेट का रेट अगर 15 रुपए है तो 288 कारपेट का रेट कितना हो जाएगा? 288 गुणे कितना? 15, ठीक। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 अट्ठे 120, 120 के 0 हो जाएगा, हासिल 12 आएगा। 15 अट्ठे 120 और 12 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और हासिल आएगा 13, 15 दूना 30 और 13 कितना 43। तो ये हो जाएगा सही आंसर कितना 4320 रुपए लगेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यह है कि एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर। परिमाप का मतलब ये चीज़, ये चारों तरफ का मेजरमेंट। परिमाप का मतलब ये 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, यानी कि ये हो गया 2 बार लंबाई और चौड़ाई का योग। ये कितना हो गया हमारा? दिया हुआ है 28 मीटर, ठीक। ये जो है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 48 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये कितना होता है? ये कितना दिया है? 48। अब बताइए ये, अब यहाँ से अगर ध्यान दें तो ये 2 और ये 28 ये कट जाएगा 14 बार, तो ये हो जाएगा हमारा लंबाई और चौड़ाई का जो योग आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा कि नहीं? अब बताइए अगर लंबाई और चौड़ाई का योग 14 हो गया और हमको लंबाई ज्ञात करना हो, तो लंबाई हम मान लिया L ही है हमारी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? B की वैल्यू क्या हो जाएगी? B की वैल्यू 14 माइनस L हो जाएगी कि नहीं यहाँ से, ठीक। अब बताइए ये हमारा हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई दिया हुआ है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ चूंकि हमको क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, L को ऐसे ही नॉर्मली 8 अगर हम मान लेते हैं तो हमारा B कितना हो जाएगा? 6। तो क्या यहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है? 8 गुणे 6 ये 48 होगा कि नहीं? तो ये 48 हो जा रहा है, यानी कि हमारी लंबाई कितनी हो गई? 8 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई? 6। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि मेज के कर्ण की लंबाई, यानी कि ये इस चीज़ की बात कर रहा है, मेज के कर्ण की लंबाई। और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ से हमको कर्ण का वर्ग ही ज्ञात करना है, तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू हो जाएगा लंब कितना है? लंब ये हो जाएगा 6 का वर्ग और प्लस आधार कितना है? आधार ये है 8, चूंकि ये लंबाई 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 8 का वर्ग। अब ये हो जाएगा 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग कितना? 64। इन दोनों को जोड़ेंगे हमारा आएगा 100, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर 100 आया और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 10। ये सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाएं उसकी क्या हैं? बराबर हैं, और उसकी परिधि 18 सेंटीमीटर। परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब परिमाप, यानी कि चारों तरफ को नाप लीजिए, तो ये हो गया 18। अब चूंकि परिधि जो है ये 3 बार है, हमने भुजा को जोड़ा है, 3a हो गया परिधि, ठीक। और यहाँ पे परिधि का मान दिया हुआ है कितना? 18, तो ये हो गया हमारा 18 बराबर ये हो गया 3a, मतलब भुजा है हमारी, तो 3 छक 18, यानी कि भुजा कितनी हो गई? भुजा कितनी हो गई? 6। अब बताइए अगर भुजा 6 हो गई तो हमसे क्या पूछ रहा है? इसका क्षेत्रफल। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3
अपान 4 इंटू ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये √3 और अपान 4 तो ऐसे ही रहेगा, और गुणे ए स्क्वायर की बात करें यानी कि भुजा हमारी 6 गुणे 6 हो जाएगा। अब बताइए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, ये भी 2 एक के 2 और 2 तियाँ 6 ये हो जाएगा। तो ये टोटल जो आंसर हो जाएगा 3 त्रिक 9 और √3, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो जब भी इस तरीके का भिन्न दिया हो और हमसे पूछे कि उसको क्या है परिमाण के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम चाहें तो उसको क्या करें, हर बराबर कर लें, अगर हर बराबर होने लायक हो आसान तरीके से। तो चूंकि यहाँ पे हर बराबर इतना आसान नहीं है, तो क्या करेंगे, हम उसको दशमलव में चेंज कर लेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसी से हम उसको अरेंज कर लेंगे। तो अब बताइए 13 से 8 को डिवाइड करना है, तो क्या ये हो जाएगा 13 और फिर दशमलव हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, 13 × 78 2 80 और 13 × 13 7 20 13 × 5 65, इस तरीके से कुछ स्थिति बनेगी। अगले स्टेप में क्या होगी, 97 और 32 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 × 300 लगभग ये होगा 3 और 3 9 इतनी बार जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.280 के आसपास, और ये हो जाएगा नेक्स्ट वाला आएगा 0.7 दूना 14 और 6 20 और ये हो जाएगा 7 8 56 4 60 7 5 35। तो कुछ इस तरीके की स्थिति बनेगी। अब हमको इसको व्यवस्थित करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे कम कौन सा है, ये है 0.280 यानी कि पहले हो जाएगा 16/57। तो 16/57 से कौन सा स्टार्ट है, ये वाला ऑप्शन स्टार्ट है, यही सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वाला 2/7 हो जाएगा और नेक्स्ट वाला जो है 32/97 हो जाएगा, लास्ट में 8/13, ये देखिए यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। इस प्रैक्टिस सेट में केवल 15 क्वेश्चन ही थे, तो आप लोग बेहतर प्रयास करिए, बेहतर मेहनत करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए। इस शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।